चलिए फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में बात करेंगे। सो फुकुयामा किसके लिए फेमस है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। जापानीज अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर है, मतलब जापानीज बॉर्न एंड अमेरिकन राजनीति विचारक है, ठीक है। सो अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर, सीधी बात है, बॉर्न इन 1952 इन अमेरिका। उनकी जो फैमिली थी वो जापान से बिलोंग करती है। फेमस किसके लिए है, कॉन्सेप्ट उनका एंड ऑफ हिस्ट्री, ओके, इतिहास का अंत। इतिहास का अंत का सिद्धांत उन्होंने दिया, जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नियो कंजर्वेटिव थिंकर भी मानते हैं हम उनको, ठीक है। नव रूढ़िवादी विचारक के रूप में भी देखा जाता है उनको, फाइन। और उनके विचार बहुत सारे सिद्धांतों से जुड़े हुए। वैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी एक पर्टिकुलर की मार्क्सिस्ट विचारक हैं, कि समाजवादी विचारक हैं, कि उदारवादी विचारक हैं, ओके। अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है, एक चीज मैं बता दूं, a lot of student thinks because of his end of history analysis कि he was a liberal thinker या फिर he is a neo-liberal thinker। बहुत लोगों को ये लगता है कि वो एक नव उदारवादी विचारक है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि उदारवाद की जीत हुई उनके एंड ऑफ हिस्ट्री में। यस, ही क्लेम दिस कि यस, लिबरलिज्म, द वेस्टर्न आइडिया, द आइडिया ऑफ अमेरिका हैज वॉन इन द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध में अमेरिका के सिद्धांत की जीत हुई, उदारवाद की जीत हुई, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो उदारवाद का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि उदारवाद का समर्थन है, कि बस उन्होंने समझाया है। ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड, दुनिया कैसी हो चुकी है उसको समझा रहे थे। तो किसी चीज का समर्थन नहीं किया, वो एक्सप्लेन किया। बहुत लोगों को लगता है कि बिकॉज एंड ऑफ हिस्ट्री एनालिसिस दिया है तो वो लिबरल थिंकर है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद आता है डॉक्टर फुकुयामा हैज रिटन वाइडली ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आल्सो, एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ सेमिस पेंटिंग, ओके। सो ये खुद भी हंटिंगटन के ही छात्र थे। तो हंटिंगटन के छात्र थे, फिर अपने ही गुरुजी का जो है विचारों का विरोध किया। और दिस इज समथिंग व्हिच इज अ लीगेसी व्हिच इज गोइंग ऑन सिंस द टाइम पीरियड ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ओके। अपने ही शिक्षक की विचारों का विरोध करना और नए विचार देना, ये परंपरा शुरू से चली आ रही। जब प्लेटो थे, प्लेटो की विचारों का विरोध एरिस्टोटल ने किया, तो ये परंपरा चली और ये अच्छी बात भी है, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि गुरु से पढ़कर कुछ सीखते हैं लोग और उससे फिर सुधारते भी, उसमें कुछ नया विचार भी देते हैं। दैट इज समथिंग गुड अबाउट द पॉलिटिकल साइंस फील्ड। सो हंटिंगटन के ही स्टूडेंट थे ये, और उन्होंने उनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया बाद में। चलिए, सो मेजर किताबों के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये आर्टिकल लिखा 1989 में आफ्टर द बर्लिन वॉल, ओके, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। सो बर्लिन वॉल के गिरने के बाद उन्होंने आर्टिकल लिखा 89 में। देन उसके बाद फिर उनकी किताब आती है। सो पहले एक आर्टिकल लिखा, फिर उसके बाद किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। किताब का पूरा नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में, दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द बुक, द एंड ऑफ हिस्ट्री। फ्रांसिस फुकुयामा की सवाल बन सकता है कि फ्रांसिस फुकुयामा की जो किताब है उसका पूरा नाम क्या है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अरे करिए जी मंशा, मुझे बहुत खुशी होगी। विचारों का विरोध क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए, यही तो अच्छी बात है पॉलिटिकल साइंस फील्ड की। और जो आपका ना कि सब्जेक्ट जो है वहां पे मैं और आप कुछ नहीं है, रिसर्च होना जरूरी है, ठीक है। कि मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, वो मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्या रखता है कि थॉट्स का डेवलपमेंट होना, बिकॉज थॉट्स जिंदा रहेंगे, विचार ही जिंदा रहता है, इंसान तो मर जाता है, ठीक है। मैं भी मर जाऊंगा, आप लोग भी किसी दिन मर ही जाएंगे, बट विचार जिंदा रहेगा। और विचारों को ही जिंदा हमको आगे रखना, वही आगे आने वाली जनरेशन को जो है कुछ सीखने को देते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ ट्रस्ट द सोशल वर्च्यूज एंड द क्रिएशन ऑफ, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, ठीक है। अच्छा, हंटिंगटन की हमने क्या किताब देखी थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डिके। हंटिंगटन की किताब का नाम क्या था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डिके। और फुकुयामा की किताब का नाम क्या है, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, फाइन। सो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, आइडेंटिटी भी इनकी किताब है। सो ये इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में बात हो गई। इसके बाद आती है एंड ऑफ द हिस्ट्री। चलिए, तो अब जरा समझते हैं एंड ऑफ द हिस्ट्री क्या कॉन्सेप्ट है, इतिहास का अंत। सो फ्रांसिस फुकुयामा इन हिज फेमस आर्टिकल द एंड ऑफ हिस्ट्री पब्लिश्ड इन 1889, यहां पे उन्होंने कुछ क्लेम किया। उसके बाद ये जो थीसिस है, सबसे पहली बात, ये कॉन्सेप्ट कहां दिया गया, ये पूछ सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री इन विच पर्टिकुलर टेक्स्ट। सबसे पहली बार उन्होंने अपना सिद्धांत कहां दिया, तो सबसे पहले अपने आर्टिकल में दिया 1989 में। उसके बाद किताब लिखी, he declared that ultimate victory of liberal democracy, liberal kind of political system, जो एक उदार लोकतंत्रवादी व्यवस्था बन गई है, कि लिबरल सोसाइटी जहां पे लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी, ओके। यहां पे लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था, जो कि पश्चिमी देशों से प्रभावित है। सीधी बात है, पश्चिमी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबसे जो उभरती है, सो उसकी एक विक्ट्री हुई है जो उन्होंने क्लेम किया यहां पे। इन दिस आर्टिकल ही सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ लिबरलिज्म ओवर द अदर आइडियोलॉजीज, स्टेटिंग दैट लिबरल स्टेट्स वर मोर स्टेबल इंटरनली एंड मोर पीसफुल इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो उन्होंने यह बताया कि अगर हम देखें तो विचारधाराओं के कंपैरिजन किया जाए, अगर विचारधाराओं के बीच में तुलना की जाए, तो जो उदारवाद का विचार है वो ज्यादा बेहतर और स्टेबल रहा दूसरी विचारधाराओं से। बिकॉज एक वक्त में अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड की, तो शीत युद्ध हम सभी को पता है, इट इज आइडियोलॉजिकल वॉर। वो एक तुम दो देशों के बीच का युद्ध नहीं था, वो वैचारिक युद्ध था कि साम्यवाद रहेगा कि उदारवाद रहेगा। ठीक है, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म। ओके, उदारवाद रहेगा कि कम्युनिज्म रहेगा, फिर मार्क्सिज्म रहेगा कि लिबरलिज्म रहेगा। सो इस आइडियोलॉजिकल वॉर में जो दूसरी तरफ था, जो समाजवाद को समर्थन करता है, साम्यवाद को समर्थन करने वाला यूएसएसआर, उसका विघटन हो गया। ओके, 1991। ओके, सो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द थीसिस। ओके, क्यों थीसिस दी उन्होंने? पहला, बर्लिन वॉल का गिरना। ओके, बर्लिन की दीवार का गिरना, जो कि अगेन विच वाज बेसिकली अ लाइन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट जर्मनी वर्सेस वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? इट वॉज रिप्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ यूएसएसआर, कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर। वेस्ट जर्मनी कंट्रोल्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। ओके, सो यहां पे यूएस, ब्रिटेन एंड फ्रांस। सो ये जर्मनी जो है दो भागों में बटा था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये दो भागों में बट गया था। और ये जो बांटने के लिए जो दीवार थी बर्लिन में, जो बेसिकली जो बर्लिन सिटी है, वो भी दो भागों में बट गई थी। वो दीवार लोगों ने तोड़ी, एंड दैट वाज सिंबोलिज्म वेयर पीपल हैव रिजेक्टेड द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जहां पे लोगों ने वैचारिक जो मतभेद थे उसको समाप्त किया, और वहां से ये शो होना स्टार्ट हुआ कि ये जो आइडियोलॉजिकल फाइट है वो खत्म हो चुकी है। सो द कोलैप्स ऑफ सोशलिस्ट रिजीम, जो कि स्टार्ट होती है बर्लिन वॉल से, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सोशल कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना। सो यहां पे मार्केट रिफॉर्म हुए, जो कि मेजर सोशलिस्ट कंट्रीज थी, जो कि बिकॉज समाजवाद किसकी बात करता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। जो समाजवादी विचारधारा, उसका मतलब ही क्या है कि आर्थिक व्यवस्था पे सरकार का कंट्रोल। ओके, स्टेट कंट्रोल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस। ओके, संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व, और सरकार द्वारा सारे संसाधन जो है या फिर आर्थिक व्यवस्था जो है सरकार चलाएगी। ये समाजवाद के सिद्धांत है, परंतु उन सिद्धांतों में परिवर्तन आते हैं और आर्थिक और बाजारी सुधार किए जाते हैं। सो अगर जो सोशलिस्ट कंट्री है वो भी अगर उदारवाद की तरह होने लगे, मतलब सीधी बात है कि वो अपने ही विचार पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो फेल हो गए। उसके बाद फाइनली डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन का 1991 में, और एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये तीन फैक्टर ऐसे थे जिसके आधार पर ये थीसिस उन्होंने दिया कि इन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से समझें तो आप ये कह सकते हैं कि इतिहास का मतलब इसीलिए एक प्रकार से क्या, एक विचारधारा अंत हो गई, और जो अब विचारधारा हमारे सामने है वही अंत है, वही अब लास्ट फिलॉसफी है जिसके हिसाब से दुनिया चलेगी। एंड ऑफ हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है? एंड ऑफ हिस्ट्री यह है कि जो मानव विकास का इतिहास है, व्हाट वी कैन से द एज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, द एज ऑफ ह्यूमन रीजनिंग हैज एंडेड नाउ। जो वैचारिक मतभेद थे कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज राइट, कौन सी व्यवस्था अच्छी है, जो कई सदियों चली आ रही है। पहले क्या था, एक दास्ता गुलामियत देखी हमने, फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, सामंतवाद आया, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आया। सो ये अलग अलग व्यवस्थाएं आती गई, और वो लड़ाई लगातार चल रही थी, वो समाप्त होती है कोल्ड वॉर के अंत से, ये उन्होंने माना। ये हंटिंग बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला कि जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ, आप समझ लीजिए कि वैचारिक युद्ध समाप्त हो चुका है, अब इसके बाद कोई नया वैचारिक युद्ध नहीं होगा, अब यही व्यवस्था चलते रहेगी। इट मींस कि देयर विल बी द लिबरल सिस्टम। ओके, सो उनका स्टेटमेंट है फेमस। ओके, दिस इज द फेमस स्टेटमेंट, इट मे कॉन्स्टिट्यूट द एंड पॉइंट ऑफ द मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। मतलब मानव जाति का जो वैचारिक विकास है वो अब अंतिम बिंदु पे है, अब यही व्यवस्था चलने वाली है। आने वाले वक्त में मानव सरकार जो है, ठीक है, इंसानों के ऊपर जो सरकार काम करेगी वो इसी प्रकार की व्यवस्था से काम करेगी। मतलब कैसी व्यवस्था से? उदारवादी वेस्टर्न लिबरल आइडिया। ओके, वेस्टर्न लिबरल या फिर लिबरल डेमोक्रेटिक आइडिया जो है वो अब परमानेंट है। ठीक है, सो इट मे कॉन्स्टिट्यूट द एंड पॉइंट ऑफ द मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड द फाइनल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट
एंड सच कॉन्स्टिट्यूट द एंड ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो इतिहास का अंत मतलब अब इतिहास में कोई नया विकास नहीं, एक नया पन्ना नहीं जुड़ेगा, बिकॉज इतिहास में नए पन्ने कब जुड़ते हैं, जब नया विचार आता है, पर जब कुछ नया विचार ही नहीं आएगा तो नया पन्ना नहीं जुड़ेगा। अब हर व्यवस्था ऐसी ही चलने वाली है, ये उनका कहना था। और इंपॉर्टेंट बात, जो पॉइंट आपने मिस किया, द प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्ट्स ऑल्सो। और अपने विचार, देखिए ये तो हो गया फैक्चुअल एनालिसिस, ये हो गया फैक्चुअल एनालिसिस। फिलोसफिकल एनालिसिस कैसे दिया उन्होंने, देखिए यहां तो उन्होंने उपयोग किया किसको, अपना आप बोल सकते हैं लाइक साइंटिफिक फैक्ट, ओके, वैज्ञानिक जिसका तथ्य है। बट यहां पे फिलॉसफी, और फिलॉसफी क्या कहती है, डायलेक्टिकल प्रोसेस, द्वंदात्मक प्रक्रिया हमने पढ़ी है, प्लेटो में पढ़ी है, सुकरात में पढ़ी है, या फिर हीगल में पढ़ी है। सो द्वंदात्मक प्रक्रिया क्या कहती है कि वो लगातार, द्वंदात्मक प्रक्रिया का मतलब ये क्या है कि द्वंद्व होते होते, विरोधाभासों को दूर करके, बाय रिमूविंग द कॉन्ट्रडिक्शन वी मूव टुवर्ड्स द बेस्ट। ओके, द ह्यूमन प्रोग्रेस, द ह्यूमन सोसाइटी, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज अ प्रोसेस वेयर यू कीप ऑन रिमूविंग द कॉन्ट्रडिक्शंस, यू कीप ऑन इवॉल्विंग एंड यू रीच द परफेक्ट। सो इस सिद्धांत के हिसाब से भी हंटिंगटन ने बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला कि लगातार यही तो हम देख रहे हैं, एक विचारधारा फिर दूसरी व्यवस्था, तीसरी व्यवस्था, व्यवस्थाएं आती गई, उसमें कमियां जो है निकलती गई, और फाइनली अब हम जो है एक उदारवादी लोकतंत्रवादी व्यवस्थाएं पहुंच चुके हैं, और यही व्यवस्था अब चलने वाली है। लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी चाहिए और लोकतंत्र भी चाहिए, तो ये मिलकर यही व्यवस्था आगे जाके काम करने वाली है, ये उनका क्लेम था। ठीक है, बर्लिन वॉल वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है उसमें, बर्लिन वॉल का गिरना है। बर्लिन वॉल जो है, बर्लिन आपको पता है विनय कहां है, जर्मनी में, वहां की कैपिटल है। तो बर्लिन की जो बेसिकली जो कैपिटल है उसको भी दो भाग में बांट दिया गया था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। तो ईस्ट बर्लिन पे कब्जा किसका था, जो आपके यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, और वेस्ट बर्लिन पे आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका कब्जा था। तो वो जब वॉल जो है जो डिवाइड करती थी, वो वॉल लोगों ने तोड़ दी, लोगों ने ही इस दीवार को तोड़ दिया कि हमको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। वहां से समझ में आ गया कि ये वैचारिक युद्ध समाप्त हो चुका और एक विचारधारा प्रिवेल करेगी। हाँ जी, बाजारवादी समाजवाद को अपनाया गया। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो ये था उनका कॉन्सेप्ट एनालिसिस जो उन्होंने दिया। बाकी अच्छा, हाँ ये एनालिसिस दिया तो, परंतु उसके बाद उस एनालिसिस में कुछ कमियां भी उनको लगी। ये स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद कर सकते हैं, द विक्ट्री ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म अकर्स एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। तो उनका कहना था कि 20वीं शताब्दी के अंत में हमने क्या देखा, आर्थिक और राजनीतिक उदारवाद की जीत हुई है और समाजवाद हार गया है या फिर साम्यवाद हार गया है, वो एक विचारधारा नहीं बची। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी है, एक बार रीड कर सकते हैं। और अच्छा, अब जरा हम जब, तो यहां पे उन्होंने क्या बोला, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, नाउ देयर वोंट बी एनी फर्दर कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पे फ्रांसिस फुकुयामा ने क्लेम कर दिया कि इतिहास का अंत हो गया। कब क्लेम किया, 1992 में। 1992 में फ्रांसिस फुकुयामा क्लेम दिस थिंग कि नाउ इट्स द एंड ऑफ हिस्ट्री, देयर इज नो फर्दर आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसके आगे कोई भी वैचारिक सुधार नहीं होगा, अब यही व्यवस्था राजनीतिक लेवल पे चलेगी, ये उन्होंने क्लेम कर दिया। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं पीछे। यहां पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में। ओके, सो अब उसी के विरोध में जो बात हंटिंग बेसिकली फुकुयामा ने कही थी, उसके विरोध में 1992 में ही एक लेक्चर में यहां पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, लेटर पब्लिश इन 1993 एज अ फॉरेन लेक्चर आल्सो। सो हंटिंगटन later expanded this in 1996, the clash of civilization and the it was response to the Fukuyama's thesis of end of history। तो फुकुयामा ने जो बात कही कि इतिहास का अंत हो चुका है, इसके बाद कोई भी वैचारिक सुधार नहीं मिलेगा, इसके बाद कुछ वैचारिक बदलाव नहीं मिलेंगे, उसका विरोध करते हुए हंटिंगटन ने लिखा, नहीं, अभी वैचारिक युद्ध समाप्त हो चुके हैं, अब जो युद्ध होंगे वो संस्कृति होगी, अब वो संस्कृति के युद्ध होंगे। कौन सी संस्कृति, और उसके भी उन्होंने एग्जांपल दिए। उन्होंने भी देखा कि भाई देखिए, टेररिज्म जो चल रहा है वो वहां पे इस्लामिकल वर्सेस वेस्ट, इस्लामिकल कल्चर वर्सेस वेस्ट। सिमिलरली आप जाइए साउथ ईस्ट एशिया में, वहां का जो एशियन कल्चर है, तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कल्चरल लेवल पे डिफरेंसेस अब दिखेंगे। ओके, एंड दोस कल्चरल डिफरेंसेस विल रिजल्ट इनटू द पॉलिटिकल फाइट एट द इंटरनेशनल लेवल। ओके, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को समझा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आने वाला जो युद्ध है, और ये विचार सिर्फ विचार नहीं था, इस विचार ने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को सिग्निफिकेंटली ड्राइव किया आफ्टर द 9/11 अटैक। जब 9/11 का अटैक होता है अमेरिका के ऊपर, ठीक है,
9/11 का जो अटैक हुआ अमेरिका के ऊपर, उसके बाद द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज फॉलोइंग दिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ओके, एंड दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली, ओके। तो ये सिर्फ विचार नहीं है, ये एक इंप्लीमेंटेड आइडिया है, ओके। और हंटिंगटन का भी काफी बड़ा प्रभाव रहा है वहां की फॉरेन पॉलिसी को। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन अमंग द पीपल आर नो लॉन्गर आइडियोलॉजिकल। उन्होंने क्या बोला कि अब लोगों के बीच के जो अंतर है वो वैचारिक नहीं, राजनीतिक या फिर आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक होंगे। अब जो डिफरेंसेस है दे विल बी कल्चरल। हंटिंगटन आर्ग्यूज दैट द ट्रेंड ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द कोल्ड वॉर आर इंक्रीजिंगली अपीयर एट द सिविलाइजेशनल डिवीजन, ओके। हर जो देश है अपनी सभ्यता को बेहतर बताना चाह रहा है, और वो अपनी सभ्यताओं के आधार पर अपनी संस्कृति को, बिकॉज एक जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी है ना, जो आप राष्ट्रवाद की जो भावना देखते हैं, वो कहीं ना कहीं कल्चरल ओरिएंटेशन से आती है, सांस्कृतिक संस्कृति से। तो वो राष्ट्रवाद के तलक से आती है। एक होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, जब वो राष्ट्रवाद के तलके के साथ क्या लग जाता है, संस्कृति जुड़ जाती है, तो फिर वहां पे वो इज्जत की बात आती है, ठीक है। अभी तक देखिए, एक तो होता है कि भाई अपनी, हाँ ये मेरी जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल डिफरेंस बताता हूं। एक आइडिया होता है कल्चरल नेशनलिज्म, और एक आइडिया होता है पॉलिटिकल नेशनलिज्म। पॉलिटिकल नेशनलिज्म क्या है कि भाई हमारे देश में हमारी सोवरेनिटी होनी चाहिए, ओके, इन आवर कंट्री वी शुड बी सोवराइन, वी शुड बी गवर्निंग आवर कंट्री, दैट्स ऑल। हमारी जो टेरिटरी, हमारी जमीन है, उस पर हमारा शासन रहेगा, हमारे लोगों का शासन रहेगा, हम शासन करेंगे, खत्म काम, वहां राजनीति। बट सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यहां लोगों का जो जुड़ने का आधार होता है वो सिर्फ कि एक जमीन का टुकड़ा नहीं, वहां जमीन के टुकड़े के साथ साथ भावनाएं भी होती हैं, उनकी संस्कृति होती है, उनका धर्म होता है। और जब ये आ जाता है तो फिर युद्ध पे बात आ जाती है, ठीक है, कि अब बात सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं थी, बात सम्मान की थी, अपने संस्कृति को बचाने की थी और संस्कृति को बढ़ावे की थी, ठीक है। तो कुछ लोग जाते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने देश को बचाना है। कुछ देश जो है उससे एक कदम और आगे निकलेंगे कि अपनी संस्कृति को सिर्फ बचाना नहीं है, अब दुनिया भर में फैलाना है, ठीक है। तो जब दुनिया भर में आप फैलाने जाएंगे तो किसी ना किसी की संस्कृति को आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। आपकी संस्कृति तभी फैल सकती है जब आप दूसरे की संस्कृति को बुरा बोलेंगे। तो कल्चरल फाइट होंगी कि कौन सी संस्कृति बेहतर है, और वही उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम है? हेलो, वॉइस तो बिल्कुल सही है यार, वॉइस इको कर रही है। हेलो, हेलो, यार वॉइस तो सही आ रही है। हेलो, ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके, बीच बीच में जा रही है, हो सकता है कुछ इश्यू है वहां पे। चलिए ठीक है, बस लास्ट पॉइंट ही है। सो ये था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में द इवेंट ऑफ 9/11 मेड हंटिंगटन आर्गुमेंट मेन स्ट्रीम एंड सेंटर स्टेज, ओके। तो जो 9/11 का जो अटैक हुआ, वहां से जो इनका जो विचार है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया, और उस हिसाब से दुनिया ने एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर दिया, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को देखना स्टार्ट कर दिया। तो ये थे महत्वपूर्ण सिद्धांत हंटिंगटन के और फ्रांसिस फुकुयामा के। आई होप कि जो भी पढ़ाया होगा उससे आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कुछ कुछ, जितना समझ पाए होंगे। बाकी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। और एक बात और आखिरी में, फुकुयामा ने, ठीक है, फुकुयामा ने एक तरफ तो बोला कि इतिहास का अंत हो गया, दैट इज द आइडियोलॉजिकल एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर, ओके, इतिहास का अंत हो चुका है और जो वैचारिक युद्ध था वो समाप्त हो चुका है कोल्ड वॉर के। बट 10 साल बाद उनको स्वयं को लगा कि मेरे थीसिस में कुछ गलती थी, ठीक है। 1989 में बर्लिन वॉल के फॉल के बाद ये बात कही कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। बट 1999 तक आते हुए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, सेकंड थॉट्स, द लास्ट मैन इन द बॉटल, जहां पे स्वीकारा, ओके, ही एक्सेप्टेड कि हिज थ्योरी वाज नॉट एप्रोप्रिएट। तो अपने ही सिद्धांत में कमियों को भी उन्होंने एनालाइज कर दिया। उससे पहले उनके गुरुजी ने विरोध कर दिया था, ठीक है। तो पहले फुकुयामा ने आइडिया दिया, उसका क्रिटिसाइज किया हंटिंगटन ने, और फिर हंटिंगटन के बाद फुकुयामा खुद आके कहते हैं कि हाँ भाई, एंड ऑफ हिस्ट्री वाली बात उतनी सही नहीं थी, ठीक है।